गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सभी का, यहाँ पर सभी साथियों का। चंडीगढ़ मुझे कम से कम 10 साल हो गए आए हुए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में ही मेरा जन्म हुआ और चंडीगढ़ में ही मैं 18 साल पला। बाहर जाने से पहले आईआईटी कानपुर में गया बीटेक करने, उसके बाद टेक्सास में गया, विदेश में चला गया कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में, और फिर वहीं लगभग बस गया, वहाँ पर काम किया 30 साल से अधिक अमेरिका में रहा। लेकिन अब मैं लौट आया हूँ लौट आया हूँ क्योंकि इस देश ने मुझे वापस खींच लिया है और सब साथियों ने वापस खींच लिया है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही कुछ साथियों के साथ थोड़ा सा समय बिताने में। डॉक्टर मिश्रा से बात हो रही थी, उनको जाना पड़ा। तो एक ये भी कहानी है, और पहले मेरे को कहा गया कि नाम की क्या कहानी है इसकी बताए, और काम की क्या कहानी है थोड़ी वो भी सुना देते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे ये टेक्नोलॉजी का व्यक्ति हमारे लिटरेरी फेस्टिवल में कैसे पहुंच गया, इसको तो कंप्यूटर वगैरह का काम करना चाहिए, प्रोग्रामिंग की रचना करनी चाहिए, ये कविता और लेखन और इससे कैसे रुचि हुई और इसमें कैसे पड़ गए। तो ये भी एक संस्कार है। मेरे पिताजी चंडीगढ़ में ही थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ में प्रोफेसर थे हिंदी और अंग्रेजी के, और वो स्वयं कवि थे। हरियाणा साहित्य अकादमी और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी दोनों से अवार्डेड कवि रहे वो। उनकी कविता है स्फुलिंग और ध्वांत, 2 संग्रह थे और उसके बाद एक संग्रह आया। तो घर पर कविता रहती थी, कवि भी रहते थे। काका हाथरसी घर में आए मुझे याद है, और उदय भानु हंस और बहुत अलग अलग कवियों का आना जाना रहता था, सिलसिला चलता था, बातचीत होती रहती थी। तो एक तरह से चाहे शिक्षा तकनीक में हुई, टेक्नोलॉजी में हुई, लेकिन एक साहित्य में डूबे रहे, और वही जो अंकुर थे वो किसी समय पर फिर से बढ़े चले। तो टेक्नोलॉजी में लगभग 10-12 साल लगाने के बाद कहा कि ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा रहा, आनंद आया, अब कुछ और करते हैं। तो छोड़ दिया मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था। समझ लो मैंने 23-35 की उम्र में रिटायर हो गया और सोचा कि और कुछ करेंगे, एक नौकरी तो कर ही सकते हैं, सभी लोग करते रहे हैं। पिताजी की एक कविता थी, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, एक आयाम बन गया है। आप भी बात कर रहे थे उसकी, कि उसी दायरे में हम फंस जाते हैं और उससे निकलने का हमें कभी मौका नहीं मिलता, या कभी ऐसी व्यस्तता हो जाती है कि निकलते नहीं। तो इसी कारण से फिर मैंने कहा चलो किसी और पथ पर चलते हैं, करियर तो बनाते ही हैं, बनता भी रहेगा, और प्रभु ने बहुत दे दिया, आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद एक अलग रास्ता, जर्नी शुरू हुई, जिसमें काफ़ी विश्व भ्रमण किया, लगभग 50 से अधिक देशों में गया, और बाहर का भी भ्रमण और अंदर का भी भ्रमण, जिसमें अध्यात्म में डूबा मेरी बात हो रही थी। पहले आर्ट ऑफ लिविंग का मैंने एक कोर्स किया, लेकिन करते करते फिर मैं उसको कोर्स को पढ़ाने भी लग गया, तो आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना, उसका हैप्पीनेस प्रोग्राम पढ़ाता हूँ। और तो ये दोनों जो जर्नी थी ये साथ साथ चलती रही, बाहर की दुनिया को समझना, देखना, और अपने आप को समझना, देखना अध्यात्म के पथ पर। तो वो दोनों जिस तरह से चलते रहे, उसी से ही नई नई सोच, खोज बढ़ती चली गई। बाहर की दुनिया में एक बार मैं किसी के साथ अमेरिका में एक अमेरिकन लड़की के साथ घूम रहा था। उन्होंने कहा तो क्यों आए अमेरिका, किस कारण से अमेरिका आए? मैंने कहा आई केम हियर फॉर द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ यू नेटिव्स, आई केम टू स्टडी यू। तो और वो सही भी बात थी, क्योंकि उन्होंने तो इतने सारे शोधकर्ता भेज दिए हमारे को स्टडी करने के लिए, इतनी सारी हमारे ऊपर बुक्स लिख दी, लेकिन हमने उनको स्टडी करने के लिए कितने लोग भेजे। तो मेरी ये भी इच्छा थी कि मैं वेस्ट को स्टडी करूं, उसको समझूं,
उसमें क्या अच्छी बातें हैं उनको भी समझूं और क्या अच्छी बातें नहीं हैं उनको भी समझूं, लेकिन अपनी सोच से, अपनी दृष्टि से समझूं। और यह दृष्टि हमारी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा से भी बात हो रही थी, आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे डीकॉलोनाइजेशन पे। लेकिन जो डीकॉलोनाइजेशन का सबसे बड़ा पक्ष है वो ये है कि हाउ डू वी डीकॉलोनाइज आवर ओन गेज इन हाउ वी लुक एट आवरसेल्व्स, how do we look at ourselves, how do we talk about ourselves, how do we look at our society, how do we talk about our society। और इसी का मैं उदाहरण दे देता हूँ। चंडीगढ़ में पला बड़ा हुआ, सेंट जॉन स्कूल में गया, तो समझ लो कॉलोनाइजेशन तो वैसे ही हो गई उसके लिए ज़्यादा खोज करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसमें अपने आप को समझने में भी, अपने आप में क्या स्टीरियोटाइप्स हैं वो भी समझने की एक अवसर मिला। जबकि मैं बहुत सारे देशों में गया, तो एक मैंने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का शीर्षक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, द इंग्लिश मीडियम मिथ। एंड आई केम टू दिस इन अ वे बाय लुकिंग एट माय ओन प्रेजुडिसेस। वी हैव स्टडीड सो मच अबाउट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक, I was hoping that I'll find a lot of literature about this. For instance, as somebody who went to quote a convent school, one of the prejudices I carried is to judge people by how they speak English. Okay, so this is a common prejudice that we all carry. और जब मैंने देखा कि मैं उस तरह की सोच ले रहा हूँ, और जब मुझे पता लगा कि ये किसी तथ्य पे आधारित नहीं है, सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है, एक प्रेजुडिस है। आप अमेरिका में जाते हो, आप सोचते हो कि आप बड़ी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हो। मैं टेक्सास में था, वहाँ पे मैं टीचिंग असिस्टेंट था। स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की कि अंग्रेजी इनकी समझ नहीं आती तो आपने अपने आप को बड़ा मान लिया कि आपकी तो बड़ी कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी है, लेकिन जहाँ अमेरिका में जाते हो तो उन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, क्योंकि हर जगह की अपनी अंग्रेजी है। मैं इसी के बारे में आईआईटी कानपुर में एक टॉक दे रहा था, जबकि आईआईटी कानपुर में भी जाकर हिंदी में बोलना भी एक थोड़ा रेवोल्यूशनरी एक्ट था सबसे पहले, क्योंकि सब वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। तो सबसे पहले, और इसी के ऊपर यही मेरा विषय था, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। तो उसमें जब बात हुई तो मैंने कहा हम हॉल में तो अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन हॉल से जैसे ही बाहर जाएंगे तो हिंदी में बोलने में हमको कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हॉल में आएंगे और हमको स्पीच देनी है या लेक्चर देना है तो हम फिर अंग्रेजी में बोलना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने किस तरह से ऐसी दुनिया बना लिया कि अलग अलग है। उसमें एक लड़के ने पूछा, जी मैं तो राजस्थान से हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं ठीक अंग्रेजी नहीं बोलता, मेरी राजस्थानी लगती है जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो मैंने कहा ये मुझे बताओ कि ठीक अंग्रेजी कौन सी होती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वो तो ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे, उनकी अलग एक्सेंट होगा, ठीक है ना। आप आयरलैंड में जाओगे तो उनका आयरिश एक्सेंट होगा। अब आप अमेरिका में जाओगे तो उनको लगता है कि जो यूके वाले हैं, they speak in a very British way, so they're going to speak differently, right? So उनको सबको अलग अलग इतनी अंग्रेजियां हैं, तुम अपनी राजस्थानी अंग्रेजी बोलो, फराटे से क्या प्रॉब्लम है तो जिसको राजस्थानी अंग्रेजी बोलनी है वो राजस्थानी बोले, जिसको तमिल अंग्रेजी बोलनी है तमिल अंग्रेजी बोले। हमको एक तरह की अंग्रेजी बोलनी है और एक तरह की सुननी है, और उससे हम किसी का माप करेंगे कि इसका सोसाइटी में स्टेटस क्या है, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी बोलता है, जो भी उसको नाम दे दें, और ये दूसरे को क्योंकि उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं, हम कहेंगे नहीं ये तो नीचे के तबके का है, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो तो पूरा ही गवार है, उससे तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारी मानसिकता में ये हम सब चीज़ें लेकर चल रहे हैं, और मैं भी लेकर चल रहा था। तो ये आप लोग किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी स्वयं की आलोचना कर रहा हूँ सबसे अधिक। ऐसे ही एक बार मैं कानपुर से दिल्ली बस में आ रहा था, तो मेरे साथ कोई बैठ गया, लगता था गांव से था, कुर्ता पजामा पहना हुआ था,
और मैं जो सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल की मानसिकता लेकर बैठा, मैंने कहा पता नहीं ये इतनी लंबी 7 घंटे का सफ़र है, किसके साथ पाला पड़ गया, बैठना तो पड़ेगा 7 घंटे। तो बातचीत होने लगी धीरे धीरे, थोड़ी देर बातचीत हुई तो ये भी मुझे आभास हुआ कि कानपुर के हॉस्टल से निकला तो मेरे कपड़े तो कोट जीन्स और टी शर्ट थी, लेकिन बहुत मैले थे। उसका कुर्ता पजामा तो वैसे बहुत स्वच्छ था और वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा स्वच्छ लग रहा था। तो धीरे धीरे लगा कि शायद मैंने एक मानसिकता में मान लिया कि ये गंवार है, लेकिन जो वास्तव स्थिति है वो अलग है। और वो बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जी हमारी भाषाएं जो हैं वो हमारे वातावरण से प्रभावित होती हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहे अगर आप देखोगे जो जैसे गंगा बहती है वैसे भाषा बदल जाती है। जब गंगा कड़कड़ करती है तो भाषा भी कड़कड़ करती है, और बंगाल पहुंचते जब गंगा बहुत ही तृप्त हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है, तो भाषा भी वैसी ही हो जाती है, वैसी ही मिठास से बहने लगती है जैसे गंगा बहती है। और फिर जब मैं अमेरिका पहुंचा, मैंने कहा वास्तव में वहां पे भी जो मिसिसिपी का डेल्टा है, जब साउथ में चले जाता है तो वो एक ड्रॉल आ जाता है, जो कि बहुत धीरे हो जाता है, और वही जहाँ नदी तेज बह रही है तो वो भाषा भी उससे प्रभावित हो जाती है। तो जिसको मैंने गंवार समझ लिया था, उससे शिक्षा पाना जब शुरू किया, तब फिर से एक आभास हुआ कि जो मेरे मन में कचरा भरा हुआ है कि लोगों के बारे में जजमेंट करना कि ये गंवार है, इसको नहीं आता, ये ऐसा है, ये अंग्रेजी नहीं बोलता, वो सब कचरा धीरे धीरे साफ होने लगा। और उसी तरह से अनुभव हुआ जब मैं बहुत सारे देशों में गया और मैंने पाया कि जो भी विकसित देश है वो अपनी भाषा के आधार पर ही विकसित हुआ है। कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर विकसित नहीं हुआ। आप यूरोप के अगर सभी देशों को देखोगे, आप जर्मनी में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, आप पोलैंड में भी चले जाओ, आप ईस्ट एशिया के देशों को जाओ, आप जापान में चले जाओ, कोरिया में चले जाओ, कोई भी ये अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी सीखकर विकसित नहीं हुआ है। सब के सब देश अपनी भाषा के आधार पर ही विकसित हुए हैं। तो जो मेरे मन में एक सोच थी कि ये अंग्रेजी सबको सीखनी चाहिए, अंग्रेजी से भारत की डेवलपमेंट होगी, मैं तो आईटी की फील्ड थी मेरी, कि आईटी का सक्सेस है वो अंग्रेजी पर निर्भर है, और ये सब जो मान्यताएं थी, जो वास्तविकता थी, जो मैंने दुनिया देखकर मुझे पता लगा, वो वास्तविकता उससे बिल्कुल पलट थी। क्योंकि जो देश अपनी भाषा को छोड़ रखे थे, अगर आप अफ्रीका में जाओगे, अगर अंग्रेजी के कारण भारत का आईटी सक्सेस, अब तो नाइजीरिया और कीनिया आईटी सुपर पावर्स होने चाहिए, क्योंकि उनमें अंग्रेजी ज़्यादा है जापान और इजराइल के कंपैरिजन में। लेकिन आप ऐसा नहीं पाएंगे। जो देश, जैसे इजराइल में मैं गया, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट हाइफा के ऑफिस में गया, वहाँ पे एक टीम थी जो मेरे अंडर काम करती थी, लेकिन मैं वहाँ पर कभी गया नहीं था। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन हाइफा के ऑफिस में वह पूर्णतः हिब्रू का प्रयोग करती है। उनकी सारी ईमेल हिब्रू में होती है, उनकी सारे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हिब्रू में। माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑफिस में इजराइल में हिब्रू का प्रयोग करती है। उनका जो सबसे एडवांस टेक्निकल इंस्टीट्यूट है टेक्नियन, वो पूर्णतः हिब्रू माध्यम है। उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप उनको कहेंगे अगर आपने यहाँ पर सीखना है टेक्नोलॉजी, तो आप पहले हिब्रू कोर्स कीजिए, कुछ 6 महीने हिब्रू सीखिए, और उसके बाद आप दाखिला पा सकते हैं इंस्टीट्यूट में। और टेक्नियन की रैंकिंग किसी भी भारत की आईआईटी से कहीं आगे है, बल्कि हम इंपोर्ट करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी इजराइल से, है ना, वेपन्स टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं और टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करते हैं, जबकि वो टेक्नोलॉजिकली हमारे से बहुत आगे हैं और सारा का सारा उनका काम हिब्रू में होता है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी जो मेरी मान्यताएं थी वो खंडित होने लगी। माइक्रोसॉफ्ट में ही जब मैं काम कर रहा था तो हमने एक पूरा प्लेन फुल ऑफ प्रोग्रामर्स रशिया से बुलाए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो पूरी दुनिया में खोज कर रही है कि टैलेंट कहीं से भी मिल जाए उसको वो उपयोग कर लेगी। हमने जब प्लेन फुल ऑफ प्रोग्रामर्स बुलाया
तो उसमें लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी। मैंने जो इनका इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, जो मेरे कंपनी में मेरी टीम में कुछ रशियन प्रोग्रामर्स थे, उनको मैंने इंटरप्रेटर की तरह इस्तेमाल करके उन रशियन प्रोग्रामर्स का इंटरव्यू लिया और उनको उनमें से कुछ बहुत टेक्निकली अच्छे थे, मैंने उनको हायर कर लिया क्योंकि मेरे को उनकी अंग्रेजी से क्या लेना देना है। अगर आपको कंप्यूटर की समझ है, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की समझ है, आपको एल्गोरिथम्स की समझ है, तो आप बड़े अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। आपकी अंग्रेजी से कुछ उसका वास्ता नहीं है। उनको मैंने हायर किया और वो मेरे सबसे टॉप प्रोग्रामर्स में से मेरे ग्रुप में निकले। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भारत में किसी भारतीय भाषा में इंटरव्यू नहीं लेता, जबकि मैं अमेरिका में रशियन में इंटरव्यू ले रहा हूँ, वही माइक्रोसॉफ्ट। तो क्या मेरे मित्र से भी बात हो रही थी, वो माइक्रोसॉफ्ट को अब हेड कर रहे हैं जो इंडिया में, वो कह रहे हैं कि अब हम प्रयास करेंगे इस ओर। तो ये सवाल मैं कई बार जब बच्चों से बात करता हूँ, यंग लोगों से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं जी हम अगर अपनी भाषा में सीख भी जाएंगे, हिंदी में इंजीनियरिंग कर भी लेंगे, तो जॉब कौन देगा? तो मैं कहता हूँ कि जॉब, कह रहे मल्टीनेशनल में कैसे जॉब लगेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैंने उनसे पूछा कि सैमसंग कंपनी का नाम सुना है? आप लोगों ने सुना है सैमसंग कंपनी का नाम? कौन से देश की है सैमसंग कंपनी? कोरिया कोई। हाँ, तो सैमसंग के सीईओ ने कोरियन में एमबीए किया हुआ है, ठीक है? सैमसंग का जो सीईओ है उसने कोरियन में एमबीए किया हुआ है, उनका पूर्णतः काम कोरियन में होता है। जब सैमसंग कंपनी थाईलैंड जाती है तो कौन सी भाषा में काम करती है? कौन सी भाषा में इंटरव्यू लेती है? कौन सी भाषा में हायरिंग करती है? थाई भाषा में, थाई भाषा में। अगर वो जर्मनी में जाती है तो जर्मन भाषा में करती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी को कोई परेशानी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी मल्टीलिंगुअल है। मल्टीनेशनल कंपनी जिस भी देश में जाती है उसकी भाषा में काम करती है। लेकिन जब वो भारत आती है तब वो अंग्रेजी में इंटरव्यू करती है। वो क्यों? वो उसकी मल्टीनेशनल की समस्या है या भारत की समस्या है ना? ये जो पूरी की पूरी समस्या है ये हमने बनाई है। मल्टीनेशनल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने ही बनाई है और हमारी मानसिकता में आ गई है, वो इसलिए ये बड़ी समस्या बन गई है। तो और इसका एक दूसरा, क्योंकि मैंने कहा अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल, और क्या भ्रम था? ये भ्रम कि लोग अंग्रेजी चाहते हैं, सरकार हिंदी तो का बढ़ावा दे रही है, लेकिन लोगों की मंशा है कि वो अंग्रेजी पढ़ें। लेकिन यदि आप वास्तविकता देखेंगे तो सरकार की नीति से ही अंग्रेजी हमारे ऊपर हावी हुई है। क्योंकि अगर आपने आईआईटी की पढ़ाई करनी है तो केवल आप अंग्रेजी में कर सकते हो। अगर आपने आईआईएम में जाना है, उसका एंट्रेंस टेस्ट केवल अंग्रेजी में दे सकते हो। आईआईएम में पढ़ाई करनी है तो केवल अंग्रेजी में कर सकते हो। आपको डॉक्टर बनना है तो केवल अंग्रेजी में बन सकते हो। ये लोग नहीं कर रहे, ये सरकार ने किया है। तो सरकार को मैंने काफ़ी उसमें नई नीति सुझाई है, कुछ एनईपी में उन्होंने लाए भी हैं और कुछ बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये हमारे भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि लोग चाहते हैं अंग्रेजी और सरकार हिंदी को बढ़ावा दे रही है, जबकि जो सत्य है वो उससे बिल्कुल विपरीत है। जब से कॉलोनियल सरकार, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने नीतियाँ बनाई। आईएएस में भी आप केवल अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। बाद में कुछ चेंजेस हुए, लेकिन बाकी से जो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे के सारे अंग्रेजी में ही रहे। तो उसके कारण एक मानसिकता बनी कि हमको अगर आगे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, आपको सीए करनी है, आपको सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करना है, हाई कोर्ट्स में आपको करना है। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, केवल अंग्रेजी में कर सकते हो। अधिकतर हाई कोर्ट्स में भी आप लॉ की प्रैक्टिस अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भारतीय भाषा में नहीं कर सकते। तो वो नीति वहां से आई। और अगर लोगों को विकल्प दिया जाए, यानी कि इफ व्हेन पीपल हैव एन ऑप्शन, डू पीपल प्रेफर इंग्लिश? कितने लोग हैं जो अंग्रेजी की टीवी चैनल देखते हैं? कितने लोग हैं जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं? आपको आश्चर्य होगा, अगर आप भारत में टॉप 10 न्यूज़पेपर्स को देखिए तो केवल टॉप 10 में एक अंग्रेजी का अखबार है, बाकी सब 9 भारतीय भाषाओं के अखबार है आज भी। और टीवी चैनल में तो और भी कम है, 2% लोग भी अंग्रेजी की टीवी चैनल देखना पसंद नहीं करते। तो यानी कि जब लोगों में विकल्प है, ऑप्शन है, तो ना हम सुनना चाहते हैं और ना पढ़ना चाहते हैं। लेकिन
फिर भी हमारे को ये बताया गया नहीं, सब लोग अंग्रेजी चाहते हैं, अंग्रेजी नहीं चाहते, जॉब चाहते हैं, और लोग अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, और हमने उसका बाधा बना दिया कि आप आगे नहीं पढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरी जो किताब का शीर्षक है वो ये, उसका जो सब टाइटल है, द इंग्लिश मीडियम मिथ, डिसमेंटलिंग बैरियर्स टू इंडियाज ग्रोथ, यानी कि अंग्रेजी हमारे डेवलपमेंट की भाषा नहीं है, अंग्रेजी हमारे डेवलपमेंट को रोकती है। इसलिए रोकती है क्योंकि हमने कहा कि सिर्फ 10% लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी 90% को हमने बढ़ने के लिए बाधा बना दी। जब हमने ऐसा कर दिया तो लोग, देश कैसे बढ़ेगा? देश 10% के आधार पर तो नहीं बढ़ सकता। जो बाकी देश है जो बढ़े हैं इतना, जापान में कोई गांव का बच्चा है वो सोचता है मैं जापानी में डॉक्टर बन जाऊंगा। जापान ने लास्ट 10 इयर्स में कम से कम 5-6 नोबेल प्राइज साइंस में जीते हैं, सब के सब जापानी में काम करके। एडवांस न्यूरो साइंस हो रही है, सर्जरी हो रही है, केमिस्ट्री हो रही है, फिजिक्स हो रही है, सब की सब जापानी भाषा के आधार पर। तो वो मानसिकता हम छोड़ेंगे तो उससे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक ये पहलू है भाषा का इन डीकोलोनाइजिंग द माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डीकोलोनाइजिंग द माइंड। द अदर एस्पेक्ट इज द गेज बाय विच वी लुक एट सोसाइटी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैं सोच रहा था कि ये जो मैंने चीज़ें कही हैं ये कुछ छुपी नहीं है, सभी को पता है कि भी आपको जॉब के अंदर अंग्रेजी की प्रॉब्लम है। अगर आप स्टडी करोगे तो इतने सारे आज भी गवर्नमेंट के जॉब्स हैं। अगर आपको यूपी में सब इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए तो जो उसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम है उसमें 50% से अधिक अंक केवल अंग्रेजी को जानने के। तो आज भी वो आपने बाधा बनाई, लेकिन हमें को ये सब पता है। लेकिन इंग्लिश क्लास डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कितनी रिसर्च की है भारत की यूनिवर्सिटीज ने? मैं तो सोचा था बहुत की होगी, लेकिन जब मैं पुस्तक लिखने लगा मैंने देखा है ही नहीं। आपके पास वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन जो लोगों की हर दिन की समस्या है जब वो जॉब करने जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, उसके बारे में आप देखोगे कोई रिसर्च ही नहीं। यानी कि रिसर्च नहीं का मतलब कि we are like these clockwork oranges that have been wound up by colonial scholarship, and we are only going to study the subject that the colonialists told us to study. They told us to study caste discrimination. We are still studying caste discrimination. We are actually not looking at what are real problems in our society, right? We can neither look at real problems nor can we get to real solutions, because we've already prejudged everything. We've already assume that these problems are the ones that the colonialists are defines for us. क्या laundry list हो जाता है, क्या है? अरे डाउरी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, फीमेल फीटिसाइड है, we have this whole laundry list of problems that the colonial setup told us that we are having because we are such a backward society, and we keep repeating. All of our writing, all of our scholarship, all of our academia keeps doing this research into the same set of things. So, and if you look at a lot of the books get written. So one of the really important aspects of decolonizing is to look at, restore our own gaze. And how do we restore our own gaze? By excavating our own experience. यानी कि आपका अपना क्या अनुभव है। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? हमारे बहुत सारे राइटर हैं, उनको बुकर अवार्ड्स भी मिल जाते हैं कि देखो क्या अट्रॉसिटी के बारे में कितना बढ़िया अट्रॉसिटी लिटरेचर क्रिएट कर दिया कि इंडिया कितनी बैकवर्ड सोसाइटी है। वो सब कर दिया उन्होंने, लेकिन कितना उनके अपने अनुभव से निकल के आया और कितना उनको कोई जो पट्टी पढ़ाई गई या किसी किताब में पढ़ लिया उससे निकल कर आया, ठीक है? अगर आपके अनुभव से नहीं निकल के आया तो एक तरह का आप झूठ ही बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि वो झूठ आपको बताया गया और उस झूठ को आप दोहरा रहे हो। तो सबसे पहले द फर्स्ट वे टू डीकोलोनाइज इज टू एक्सकवेट आवर ओन एक्सपीरियंस। और मैडम बात कर रही थी कि मेरे नाम की क्या कहानी है, तो वो भी इससे जुड़ जाती है। मेरे पिताजी भी एक कवि थे, कुछ क्रांतिकारी सोच भी थी, उनकी भी ये मान्यता थी कि ये सब
जातिवाद से हमारा समाज बहुत पीछे हट रहा है। तो उन्होंने अपने बच्चों को अपना लास्ट नेम नहीं दिया, सब बच्चों का नया नया नाम बना दिया। यानी कि जो मेरा नाम है संक्रांत सानू, और मेरे भाई का नाम उन्होंने रखा मानव मनु, और मेरी बहन का नाम उन्होंने रखा समिधा शिखा। तो उन्होंने तीनों के अलग अलग नाम बता दिए। उन्होंने कहा कि ये लास्ट नेम छोड़ दो, इससे सब जातिवाद बढ़ता है। तो वो एक नाम की कहानी वो हुई। और कवि थे तो वो पूरा का पूरा नाम का कुछ दोनों ये जोड़े बन गए ना, ये मानव मनु संक्रांत सानू। तो संक्रांत तो क्रांति से आया, और आज वैसे भी संक्रांत है, जो आपका स्प्रिंग की भी बात हो रही है, बसंत की बात हो रही है, परिवर्तन, स लगने से का मतलब कोई अच्छा परिवर्तन, संक्रांति। और उसके बाद सानू का मतलब हुआ कि चोटी या लीडर। तो उन्होंने ऐसा नाम रख दिया कि लीडर ऑफ अ रेवोल्यूशन। वेरी डिफिकल्ट नेम टू लिव अप टू। जी, इसमें कुछ अगर परिवर्तन आता है तब मैं सोचूंगा कि क्रांति आई। तो इसलिए वो परिवर्तन करना, हम सब ये जो इसको टटोले और इस विषय को आगे लेके जाए, चर्चा करें, सरकार भी करे, लेकिन लोगों में ये समझ आए कि अंग्रेजी के कारण हम नहीं बढ़ रहे, अंग्रेजी हमारी बाधा है, तो फिर ये परिवर्तन आ सकता है अवश्य। तो लेकिन जाति की बात कर रहे थे, तो अगर मैं अपने अनुभव में देखूंगा तो मुझे लगभग अपने पूरे 18 साल में चंडीगढ़ में रहा, मुझे कुछ अपने अनुभव में जाति क्या होता है मुझे पता नहीं था। पहली बार मुझे जाति कोई चीज़ है उसका अनुभव तब हुआ जब मैं आईआईटी कानपुर में पहुंचा, और एक वहाँ पे रैगिंग होती है। तो मैं आई थिंक सेकेंड ईयर में था तब, तो हम कुछ फर्स्ट ईयर की रैगिंग कर रहे थे। आईआईटी कानपुर की रैगिंग बड़ी माइल्ड और इंटेलेक्चुअल टाइप की होती है। तो हम ऐसे कर रहे थे। किसी से हमने पूछा कि तेरी रैंक क्या है, तो उसने कहा नंबर 2। तो मैंने कहा कि नंबर 2 को तो मैं जानता हूँ, ये नंबर 2 कैसे होगी। तो पता लगा कि वो जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें वो नंबर 2 था। लेकिन तब मेरे को अच्छा ऐसा भी होता है, तो मेरे को उससे बातचीत करनी, क्योंकि तब इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, एटलीस्ट मुझे नहीं थी, और लोगों की होगी, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तब मेरे को पहला पर्सनल आभास हुआ कि जाति जैसी चीज़ होती है, और उसके बाद फिर बातचीत शुरू हुई। तो दूसरा एक और पक्ष मजेदार, ये भी हमको बताया गया कि कास्ट इज अ हायरार्की। अब अगर कास्ट इज अ हायरार्की, तो कहने को हम कोर्ट टॉप कास्ट में नहीं थे, किसी नीचे की जाति में थे। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात, मेरे एक परिवार में कुछ कंजर्वेटिव साइड ऑफ द फैमिली, उसमें जो मेरी कजन है उसका प्रेम हो गया, ऑफिस रोमांस हो गया किसी लड़के से जो कि एक ब्राह्मण लड़का था, और हम कोर्ट नीची जाति के, ठीक है। और अगर कास्ट इज अ हायरार्की, if it's a social hierarchy, then this would be social climbing, right? Then her family would have welcomed the fact that she is possibly going to marry a Brahmin boy, right? If it is a hierarchy. But the maximum resistance actually came from her family. You know, even the other so-called high caste Brahmin family was willing to accept, but the conservative side of my family, my cousin was in Patiala, was unwilling to accept this. Right? Of course, my dad, since he was quite radical in many ways, उन्होंने उनको समझा दिया, उनकी शादी हो गई फाइनली। लेकिन मजेदार बात है कि why is it that the so-called low caste is resisting marrying into a high caste if caste is a hierarchy? It's a social hierarchy. Social hierarchy में तो social climbing होती है। So we have to go back and look at all these things that have been taught to us through the lens of our own experience. Because otherwise we're going to keep repeating all these things like clockwork wind-up monkeys, without actually saying what is the reality of it, what is the reality of society. This is true in every single issue. Even if you look like an issue like dowry, there's a very good book by I think Veena Oldenburg called Dowry Murder. If you haven't read it, look at that book. और वो पंजाब की ही बात करती है, where she talks about कि हमारा एक प्रथा होती थी स्त्री धन की. In fact, dowry is a European custom. Dowry is not an Indian custom at all. अगर आप जेन ऑस्टन पढ़ोगे तो डाउरी की बात होगी उसमें, है ना. लेकिन यहाँ पे प्रथा होती थी स्त्री धन की. स्त्री धन का मतलब द वेल्थ ऑफ अ वुमन व्हिच इज पास्ड फ्रॉम वुमन टू वुमन. तो
माँ से बेटी को और बेटी से बेटी को वो जाती थी। इसलिए आज भी शादी होती है तो पेरेंट्स कहेंगे नहीं नहीं हमारी बेटी है, हम उसको जो मर्जी दें, है ना, ये बात होती है, बिकॉज वो बेटी का धन माना जाता है ना, वो बेटी का धन है, बेटी का एसेट है, वो आगे बेटी को जाता है। एंड इन अ वे दिस इज अ पॉजिटिव फिनोमिनन, इट इज समथिंग वेयर यू आर गेटिंग अ अर्ली इनहेरिटेंस, यानी कि जो लड़का है उसको इनहेरिटेंस माँ बाप के जाने के बाद मिलेगा, लेकिन जो लड़की है उसको इनहेरिटेंस उसकी शादी के समय मिल गई है और उसकी है वो। तो वो जो चीज़ थी वो डाउरी का रूप लिया, ये फीमेल सन प्रेफरेंस का रूप आया। क्यों आया? क्योंकि कॉलोनियल लॉ के हिसाब से दो चीज़ें थी। इन इंग्लैंड एट दैट टाइम वुमेन कुड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी। In England at that time, women did not have a right for property, right? And also, the lot of the land in India was not tradable like it became afterwards, you know. And the British passed a law that if you don't have a male heir, then the state will confiscate your property. Okay, so the British made this law that if you don't have a male heir, the state will confiscate the property. As a result, the huge amount of son preference started, because if you only had daughters, your land will be gone. So there are so many facets that we have to understand. लेकिन हमारे पास जो वो क्या है ना स्टीरियोटाइप, हमको क्या मिलता है, नहीं हमारी तो बहुत बैकवर्ड सोसाइटी है, देखो डाउरी के कारण मर्डर हो रहा है और ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट रीना ओल्डरबर्ग shows in her book that there are more spouses killed in the US for insurance reasons than there are people killed in India for dowry. So there are more murders, insurance murders happening in the US than dowry murders happening in India as a ratio. But that is not turned into a cultural crime. We don't look at America as this insurance murdering culture, but we look at India as a dowry murdering culture, right? So this is another aspect of colonialism. Colonial consciousness turns every crime into a crime of culture. Okay, so if a crime happens, so let us say a murder even happens due to whatever, dowry or something, but that means that the person is a criminal. This is obviously not happening in every household. It is happening in a certain case where these people are criminal. They should be hung, right? There's no dispute on that. But the difference is that in one case, in the US case, you will take that crime and treat it as a crime. In India, you will take the crime and make it a commentary about the culture. Not saying that these are criminal elements that are not acceptable, right? Which are there in every society. Every society has criminal elements. Rather, we will say this is a problem because the culture is backward. The culture is behind, the culture is backward, and therefore we need the colonial state to come and fix it. How? By making very draconian laws that don't fix anything. Can anybody give me data that after all these draconian dowry laws, has dowry gone down? Has dowry murder gone down? There's nobody even tracking that. Nobody tracks whether the intervention due to that law has actually made any change, right? But because it is internalized with us, it is internalized as a colonial meme, we are not even able to have a rational discussion. Because as soon as you have a discussion, then you say, tum to backward or tum to dowry ko support kar rahe ho, tum to, you know, there is the whole narrative that's going to come. It's like, you know, in the US there is this whole woke, kind of narrative that is happening. But as soon as you question something, then you say, no, you're transphobic, you're racist, you're something. You know, you can create a label, and there's no discussion possible after that, because now you're labeled, you're gone, you're excommunicated, it's heresy. You know, you violated the church of wokeness. So you have to, you can just say, no, I'm not this label, I'm not this label. You're just back to proving yourself, not like that. And so this is a lot of what the colonial mind does, and we see this in writing also, coming up over and over again. We are very anxious to prove we are not that. And we are anxious to prove we are not backward. That's why we bring all these very, very stringent laws that are oppressive to society. Actually, the law creates more oppression than the actual thing that was happening. But since we want to fix ourselves, there is colonial shame.
we've internalized that shame. We want to get rid of that shame as quickly as possible. So creating very stringent law is the way for us to process that shame. But it actually doesn't solve anything because we haven't even really understood the problem. We haven't really understood our own tradition. We haven't understood Sridhan, for instance. Because if we understood Sridhan in its original terms, right, then it is something that is going from mother to daughter. It's a very woman empowering tradition. It is not something that is taking away from women. And anybody who tries to claim, I want this dowry, they are speaking nonsense because it's not for any other person to be involved. It's only something that's going from mother to daughter. Right? So there's no, anybody who's demanding it is actually going against tradition because it's not their business. You know, it's something that a mother will give to the daughter. So, but what I'm saying is that nuance is only possible if we are willing to discard that gaze. We are saying, I am going to look at my life, my society from my own experience rather than what either academia has taught me or somebody has written in a book somewhere or somebody has told me how to think about it. I have to look at it from my own experience. So even if we take some of the woke commentary, so the woke commentary is around white privilege, right? If I look at that notion of white privilege, this is the very first aspect of white privilege in India, which is that we have internalized the white gaze. We have internalized the European gaze of looking at our own society, right? And so we categorize it in the way the colonizers categorize this as backward and so on and so forth. Give you an example of a backward society. In the US right now, almost 20 to 25% of the people are on psychiatric medication. Now, would you call that a healthy society or a sick society? 20 to 25% of the people are on psychiatric medication, right? So, what we have to do is we have to say almost 1% of the people in the US are on prison. It has got the highest incarceration rate in the world. India has one of the lowest incarceration rates in the world. So the lowest percentage of people are in prison, right? So what are the metrics by which we evaluate a society? How do we evaluate the health of a society? If you look at it that way, then one of the realizations I came to was we actually have a colonial state. A lot of the problems, I have a talk on YouTube, you can go look at, it's called India as a Colonial State. A lot of the structures that we have are colonial structures, whether it's the legal structure, whether it's the bureaucratic structure. A lot of those structures are colonial structures that are out to fix society. But if I look at the health of the two societies, and I spent more than half my life in the US now, and you know, a lot of my formative years in India. So and I said as I went there to study that society. What I find is that our society still is much healthier than that society. So rather than having the state continually try to fix our society, we need society to rise up and fix the colonial state. The state is the problem, right? And the state is constantly trying to fix us and tell us that we are backward. So one aspect is changing the gaze by which we are looking at ourselves. So there's the white gaze. And of course, if I look at white privilege in that sense, if I look at our English departments, even if I look at our social science departments, a lot of what we are studying is based on a foundation of European knowledge, right? We study, you know, dead white men mostly in English literature, and we study all the theories that have been passed down to us by theories that were created in Europe. And for some reason we consider them to be objective theories or objective truth, right? But we haven't really examined whether they are based on objective science or not, right? The theories that are coming from natural science are testable. You can check whether a theory from natural science is valid or not valid, right? But when your theory is coming from the social sciences, we just assume, you know, the narrative. It's just a narrative. There's one narrative, you have created another narrative, but there's no testability of that theory to actually validate whether. मेरा टाइम हो रहा है क्या? अच्छा, आप खड़े हो गए, मैं घबरा गया यार. अच्छा ठीक है. तो चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है. Need some time for the audience also. Yes, I'll leave some time. So that's another aspect where we have to look at it.
And the third aspect is when we write, oftentimes when we are writing in English especially, we are still unconsciously writing for a Western audience. I mean, I remember how Mulkraj Anand is translating Punjabi galis into what, eater of your masters and all kinds of things like that. But if I look at it right now, I cringe actually. Why is he trying to do this? I mean, why can't, even if I'm using English, why can't I use English to communicate with my people? You know, that's my audience. I don't need to impress any Westerner, I don't need to win any awards from them. In fact, if I win any award from them, I'd be very ashamed, because that means I've sold out. You know? So if you rather than us idealize somebody who's won a Booker Award or a Magsaysay Award or something, start with a element of suspicion. Why is the West awarding this fellow? What is it in the West agenda that is being served by what this person is saying? Right? Because that is when they choose their awards very carefully. They know what they're doing. Right? So we have the opposite habit. अरे Booker मिल गया तो बहुत बढ़िया हो गया. Right? तो बल्कि अभी मैंने ट्वीट 2-3 दिन पहले किया भी, और किसी ने बोला हाँ मोदी जी को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं. मैंने कहा अगर मिल गया ना, आई वुड थिंक दिस इज अ ग्रेट ट्रेजेडी ऑन इंडिया. इसका मतलब कि somebody has sold out to their agenda. That's the only way that they'll give a prize. Okay, so don't. None of these are value neutral. Huh? So we have to move beyond that and come back to our own experience. You know, excavate our own experience. And the third aspect I'll say before winding up is we really cannot understand the Indian tradition without connecting with Adhyatma, without connecting with a practice that comes from the tradition. So, of course, since I'm a teacher of the art of living, I'm obviously a very big advocate of that. But find whatever practice works for you, but bring some practice into your life that connects with the tradition. That is a window into understanding that tradition. Or our tradition is so vast and varied that practice could be anything. It could be classical dance, it could be classical music, it could be going to Sanskrit texts, it could be doing meditation, going in yoga in a deep way. So many avenues are available. So it's not that you have to do one thing, but find that practice that will help us reconnect, and then we will be again able to speak in our own way and authentically and take this forward. So thank you very much. I'll take some questions. I don't want to take too much time here. If there are any questions, Excuse me. Yeah. Sir, although I came at the fag end of your talk, but the gist I could get, it's of course very, we all are decrying this fact of, indigenizing our own this thing. But there are certain anomalies too. And we cannot just discard this by, making a sweeping statement that in everything that is being done, the awards and all, not all are under the agenda also. There must be something genuine about it also. But the thing is, sir, that it's a question of hegemony. And since now the imperialism is there are no wars. Of course, there is still a war going on. It is called of cultural hegemony, which they want. But sometimes I also feel that a post-colonial India, or for that matter, any country which is now post-colonial, they just don't want to come out of it also. And then what will happen? We know that as students of English literature, that everything, what Nietzsche is saying, or it's all from the Oriental philosophy, it's come out of that. But then, we are looking up to that because yesterday only I watched Elephant Whisperers. And I didn't know the language. And it was only through the beautiful English, rendition that I enjoyed that also. We cannot actually overlook, or we cannot discard
English as a linked language, and we have to remain under that. Sure. Let me respond to that. I am not opposed to learning English or speaking it well. I think it's a good thing. It's a good skill to have. The problem is when it becomes hegemonic, right? The problem is that currently in the system that we have, if somebody says I want to only study in Hindi and become a doctor, they cannot do that, right? So, but if somebody wants to say, okay, I'm also wanting to learn English, I want to express myself in English, I think it's great. I mean, I think it's another language to learn. But it should not be a language of exclusion, where today it's a language of exclusion rather than inclusion. You know, so that's the part that we want to remedy. Yeah, you had a question. Thank you. The higher rate of incarceration in the US that you talked about, do you think that it ensures better adherence to the law and order? Because that's, we don't have a very high rate of incarceration, but, we just don't abide by the laws. Well, yeah, let me respond to that. I don't believe so. I mean, if you look at things like murder rate, for instance, which is very measurable, it's very hard to fudge murder rates. Even that's much higher. After the rate of incarceration, the murder rate is much higher in the US, than in India. So I don't think that is true. I think it is because, I have a whole article, you can follow me on Twitter @Sankrant. And in my blog, I have an article on sankrant.org called Dharma and the Rule of Law, where I contrast what does it mean, how is rule of law different from dharma. And a society which is purely governed by rule of law, as the US is, as soon as that rule of law has certain breakdowns, like for instance there was this, hurricane that happened in New Orleans or something, as soon as that breaks down a little bit, you will find mass looting is happening, you will find that the collapse happens very rapidly. Contrast that to when the same event happens in Japan, which is also a dharma-based society, not a rule of law-based society, though they have law. You will find that the breakdown of law does not lead to that same kind of social breakdown. So it's a nuanced thing. I mean, it's a long topic. It's a 1 hour talk just on that. But good question. Yeah. Sir, as you told, in US 20 to 25% of population is suffering from psychiatric problems. Right. But I think in India also the ratio must be same. But because in India there is a taboo attached. People will keep on suffering from depression. But still there is a taboo attached. They'll shy from going to a psychiatrist or taking a help. I think like that. Sure. The ratio won't be lesser even in India. Sure, let me respond to that. In fact, it's a very interesting question. I was talking to a psychologist, I think he's a professor in Canada. He studied in Harvard, he's a very prominent psychologist. And he was sitting with his guru in India. And all these people would come to the guru, and sometimes the guru would put a hand on them, sometimes the guru would say something. And all this went on for a while. So then this Harvard-trained psychologist asked his guru, आप कर क्या रहे हो, ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग आते हैं, आप कुछ ऐसा करते हो, वैसा करना. Then guru tells him in English, I'm doing psychotherapy. Okay, so what I'm saying is that there are different systems that have been in place in our society to manage similar things, right? So it is not to say that mental health problems only exist in one society or not the other society. Now the bigger question is whether medication of the kind that is happening in America, which is becoming a completely medicated society for these issues, is actually helping, right? And again, I'm following this one doctor. In fact, there's a very recent study that came out. There's this whole serotonin theory of psychiatric medication, where they say depression is a result of chemical imbalance, and they had all these sort of drugs that were given for particular chemical changes in the brain. Now that whole theory is dead. They've actually realized it was complete nonsense. That it's not chemical imbalance that was causing depression. So you medicated people for decades using this theory, which theory is dead, and that medication has caused far more problems than it has actually solved. So all I'm saying is we have to look at it with more nuance. We cannot. I'm not saying that what you're saying is false. Of course, there's mental problems in India, but I think
our society has actually had traditionally many different ways to manage these problems in a much more mature way. And I think the US is still finding its way through it and making बिल्कुल huge mistakes. जो आपका ये बातचीत रही है भाषा के ऊपर या देश में और भी जो समस्याएं चल रही हैं, आप ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो बहुत ही आपकी जो ये बातचीत हमारे साथ रही है भाषा को लेकर हो या समाज की दूसरी समस्याओं को लेकर हो, एक शानदार सेशन रहा है। ये सेशन ऐसा है कि 1 घंटा और भी चल सकता है, शायद सारा दिन भी चल सकता है, और मेरे ख्याल से बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो हम लोग जानना भी चाहते हैं और सुनना भी समझना भी चाहते हैं, और हम सबके मनों में बहुत से प्रश्न भी हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं, लेकिन समय का इतना अभाव है क्योंकि हमारे और भी सेशन साथ साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम सबके क्वेश्चन भी नहीं ले पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक सेशन हम फिर कभी आपके साथ जरूर रखना चाहेंगे। तो यहाँ आने बहुत धन्यवाद, और चंडीगढ़ में आके बहुत ही आनंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।